नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। चुनाव का दौर हो चुका है खत्म और सबकी नजरें हैं अब कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन बनने वाला है। तो इसी के लिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की अथक मेहनत, अथक प्रयासों के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। 48 विधायकों ने चुनाव के रण में अपनी जीत हासिल की है। इसका सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी की गारंटी को है, जनता जनार्दन के जनादेश को है और साथ साथ उन कार्यकर्ताओं के संघर्ष को है जिन्होंने पिछले 27 वर्षों से धरने प्रदर्शन के माध्यम से और सत्ताधीन जो दल है उनके खिलाफ जो भी गलत काम जो वो कर रहे थे उनके खिलाफ दिल्ली की बुलंद आवाज बनते हुए दिल्ली के संघर्षों को उठाया है। तो इन तीनों चीजों के माध्यम से सरकार बनी है। मैं उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने लंबे समय संघर्ष का रास्ता अपनाए रखा है। भाटिया जी, आपकी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, तो राजनीति की शुरुआत में आदर्श नगर के लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या कुछ होने वाली है? देखिए, मेरा राजनीतिक जो जीवन है लगभग 42 साल पुराना है। राजनीति तो हम सदैव से करते आ रहे हैं, लेकिन राजनीति हमारे लिए अवसर नहीं है। हमारे लिए मिशन के रूप में, सेवा के मिशन के रूप में मैंने सदैव से आदर्श नगर की जनता की सेवा की है और इसलिए मेरी प्राथमिकताएं जो है वो आदर्श नगर को उसका हक दिलवाना। एक लंबे अरसे से आदर्श नगर बदहाली की स्थिति में है। लंबे अरसे से आदर्श नगर की अनदेखी हुई है। मैं सही कहूं तो पिछले 10 साल में तो बजट का कुछ भी दिल्ली सरकार की ओर से आदर्श नगर को नहीं मिला है। वो सब हक दिलवाना मेरी प्राथमिकता में है। एक प्राथमिकता नहीं है, अनेक प्राथमिकताएं सामने हैं। जी। तो सर, जब आप चुनाव के दौरान सर्वे कर रहे थे तो सर्वे के दौरान कौन कौन सी जनता की समस्या आपको जानने को मिली? देखिए, सर्वे मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं 2020 में भी चुनाव लड़ा था, 2013 में भी चुनाव का एस्पायरेंट था, लेकिन चुनाव कैंडिडेट और था, चुनाव में ही लड़ा था। तो मेरे को एक एक गली के बारे में, एक एक खड्डे के बारे में, एक एक ब्रेकर के बारे में सब समस्याएं पता है मेरे जहन में और समाधान मेरे दिमाग में है। तो ये सारी समाधान अब कब तक सरकार आ चुकी है? तो सर, ये सारी समस्याओं से जनता को कब तक छुटकारा दिला पाएंगे? देखिए, 2-3 चीजें हैं। कुछ समस्याएं इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं, उसका समाधान कैसे होगा। कुछ फंड पर निर्भर करती है कि उसका फंड कहां से होगा। कुछ एडिशनल एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी CSR और PSR के माध्यम से। CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और PSR मीन्स पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के माध्यम में जब हम बैलेंसिंग कर लेंगे तो कुछ समस्याओं का समाधान पब्लिक के पास होता है। स्ट्रीट वेंडर्स है तो उनके लिए अगर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। गलियों में एनक्रोचमेंट है तो एनक्रोचर्स को भी ये बोला जाए कि आप इस लाइन से आगे नहीं आएंगे तो समस्या का समाधान हो गया। सैनिटेशन, कूड़ा डालना सबसे बड़ी समस्या, उठाना उससे बड़ी समस्या। तो पब्लिक अगर ये मान ले कि हमने कूड़ा डालना ठीक जगह पे है तो सफाई की आधी समस्या हल हो जाती है। इस प्रकार के कुछ राजनीति के नए मॉडल, सुशासन के नए मॉडल मेरे दिमाग में, उसको मैं पूरा करूंगा। सर, एक सवाल मेरा ये था कि चुनाव के दौरान सबसे एक बड़ा मुद्दा, सबके जुबान पर एक ही मुद्दा चल रहा था, पूर्वांचल का। पूर्वांचल की संख्या जो सबसे ज्यादा देखी जाती है और वही पूर्वांचल में सबसे बड़ा पर्व जो है वो छठ पूजा का महापर्व माना जाता है। उसमें साफ सफाई एक विशेष महत्व होता है। तो उसके लिए यमुना, वहां पर छठ व्रती महिलाएं जाती हैं और यमुना की हालत क्या है वो आपको भी अच्छे से पता है। तो सर, आपकी सरकार आ चुकी है, 27 साल बाद आई है, तो सर इसको किस तरीके से जल्दी आप यमुना की सफाई करवाएंगे? देखिए, पूर्वांचल किसी के लिए वोट बैंक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पूर्वांचल मेरी नजर में दिल्ली का निर्माता है। अगर पूर्वांचल के लोग नहीं होते शायद किसी को पता भी नहीं होगा। और आपकी उम्र के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप तो शायद उस समय जन्म भी नहीं हुआ जब एशिया 72 नाम की एक एग्जीबिशन लगी, जब ये प्रगति मैदान बना था। उस समय दिल्ली में लेबर उपलब्ध नहीं थी, तो राजनारायण जी और खेलू कुमार जी और कपूरी ठाकुर जी ने मिलकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से
कुछ रेल्स मंगाई जिसमें लेबर भर के आई थी। जो पूर्वांचल का आगमन तब से, तो जो दिल्ली में आप बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, इसको अगर किसी ने बनाया है तो पूर्वांचल के लोगों ने बनाया है। दिल्ली में जो कंक्रीट फैली वो पूर्वांचल के लोगों के कारण फैली। तो पूर्वांचल उनका पर्व है, और राजकुमार भाटिया आदर्श नगर में पूर्वांचलियों की सशक्त आवाज बन के छठ घाटों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा। इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समय मैंने जीत के लिए जो संकल्प लिया था, उसके साथ ही यमुना की सफाई का संकल्प लिया था, छठ घाट बनवाने का संकल्प लिया था। शायद मैंने दिल्ली में अकेला ऐसा कैंडिडेट था जिसने ये लिया। ये मेरी पूर्वांचल के प्रति, छठ मैया के प्रति और छठ व्रतियों के प्रति मेरी निष्ठा का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति, जब सब विजय की कामना कर रहे थे, मैंने यमुना मैया की सफाई की कामना की थी। और पिछले साल 2024 में यमुना के तट पर अपनी टीम के साथ मिलकर यमुना बचाओ आंदोलन मानव श्रृंखला 1 लाख लोगों की हम ही ने बनाई थी। बिल्कुल। तो सर कहीं मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद पूर्वांचल से हूँ, जो आपने बताया, इसलिए आपने ये सवाल पूछा। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि देखो यमुना की क्या हालत है वो आपको भी अच्छे से पता है। इसलिए अब केवल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही गर्माता हुआ रहा था कि यमुना की मुद्दा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जून 2024 से पहले, फरवरी से लेकर जून तक 2 बारी दिल्ली में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच पर यमुना की पैदल यात्रा की। यमुना के एक एक पहलू को देखा, यमुना मैया की गोद में भरी हुई गाद को अच्छे से देखा, उसकी सफाई के प्रयत्न किए और 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया। मीडिया गवाह है इस बात का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, 36 बिरादरी के लोग। पूर्वांचल छठ के साथ यमुना से जुड़ा, लेकिन दिल्ली की आत्मा है यमुना। केजरीवाल जी ने ये भी आरोप लगा दिया था कि यमुना की जो हालत है वो हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। कोई बात नहीं, अब वो चलेगा। जो युग बीत गया उसकी बात करने का क्या फायदा। वो आरोप की राजनीति करते रहे, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकारा है कि अब आरोप की राजनीति नहीं चाहिए और बहाने की राजनीति भी नहीं चलेगी। यमुना को लेकर एलजी साहब पहले भी सजग थे, अब और सजग रहेंगे। हम सब मिलकर यमुना की सफाई का काम करेंगे। रही छठ पूजा की बात, छठ का आध्यात्मिक महत्व केवल पूर्वांचलियों के नहीं, छठ मैया सभी की है। ये बात ठीक है कि पूर्वांचलियों ने छठ को मनाने का जो है एक उत्सव जो है वो देश को दिया है। हमारा भी उतना ही हक है जितना पूर्वांचल का, और छठ मैया के प्रति हमारी आस्था भी उतनी ही है जितनी पूर्वांचल के लोगों की है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये था कि चुनाव का दौर हो चुका है खत्म, अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन है। तो सर अगर आपको मौका दिया जाए सीएम बनने का, तो सर क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तय करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, पार्टी तय करती है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कॉन्फिडेंशियल आपको बता सकता हूँ कि 48 में से 1 सीएम बनने जा रहा है। सर आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो 48 में से 1 सीएम 48 में से 1 सीएम बनेगा, और वो होगा जो कमल के निशान पर जीता होगा। मैं राजकुमार भाटिया, मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट आदर्श नगर, कोई पक्ष ही नहीं है कि मैं डिसाइड कर सकूं कि पार्टी मुझे मौका देगी तो क्या होगा। पार्टी जिसको भी मौका देगी बेहतरीन ढंग से अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज ये खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम तरीके की बातें बताई। इनका कहना है कि आदर्श नगर में काफी समय से ये काम कर रहे हैं और पहले ये विधायक कब बने हैं, लेकिन उससे पहले ही आदर्श नगर की जो कुछ भी समस्या थी वो सारी समस्या से यहाँ की जनता को छुटकारा दिलाते थे। साथ ही इनका ये भी कहना है जनता को जो भी इन्होंने वादे करे चुनाव से पहले, उन सारे वादों पर ये खड़े उतरेंगे और सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।